बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। सियासत पर हम रोज बात करते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज पर रोजाना वही पुराने सियासी चेहरे जो हैं उनके साथ हम सियासी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हम एक मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे और उस मौजू का ताल्लुक है पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ। एक बहुत ही अहम मसला है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी भी काफ़ी कंसर्न्ड है और उस मौजू पर मगरबी मीडिया में तो बहुत बात हो रही है, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कम बात हो रही है। और ये मौजू है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके खिलाफ मगरबी मीडिया में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? ये सवालात सही हैं या ये सवालात सही नहीं है या इनके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? और इस पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेहमानों के साथ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ भी है और पाकिस्तान की सियासत के साथ भी है। लेकिन आज ये सियासत पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एटमी प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के खिलाफ होने वाली साजिशों पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज कहते हैं, वो लोग भारत के एटमी प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं और वो राय भी हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब, पाकिस्तान के मुमताज एटमी साइंसदान और नेस्कॉम के साबिक सरबराह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम साहब, सेनेट के रुकन, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक। और मोहतरमा डॉक्टर शीरीन मजारी साहबा जो कि तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन आज हमने उनको बुलाया है स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद SSII की सरबराह की हैसियत से। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोपेगेंडा की नौयत क्या है इस वक्त। और एक बहुत बड़ा चैनल है CNN और उसके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं फरीद ज़करिया। पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा, सिर्फ चंद दिन पहले आप जरा सुनें। When we hear about nuclear threats these days, we think about North Korea or Iran. But what about the country that has the fastest growing nuclear arsenal in the world and also happens to be a hotbed of jihadist radicalism? That's Pakistan. Quietly, without much fanfare, Islamabad's nuclear arsenal has increased dramatically in the last 4 years by as much as 44%, according to the Federation of American Scientists. If Pakistan continues to produce nuclear weapons at its current pace, it could have 250 warheads by 2025, the Federation says, which would be the 5th largest stockpile in the world, ahead of Great Britain. And what really worries experts is Pakistan's recent declaration that it has tactical nuclear weapons meant for the battlefield to fend off an attack by its long-standing rival and neighbor, India. That's a dangerous scenario that could lower the threshold for using nuclear weapons and make a nuclear war more likely. What's more, tactical nuclear weapons, which are generally smaller than most nuclear weapons, could be easier to steal, experts say, raising the possibility that jihadists might somehow get their hands on one. The US has been concerned enough about Pakistan's warheads falling into the wrong hands that it has mapped out plans to send in troops to secure them in the event that something goes wrong there, a so-called snatch and grab operation, according to an investigation by NBC News. तो ये थी फरीद ज़करिया की टेक 2016 में। लेकिन कुछ इसी किस्म के इल्जामात आज से 12 साल पहले लगाए गए थे मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात में और उस वक्त हमने डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया था। और उस वक्त आज से 12 साल पहले डॉक्टर साहब ने अपने सबसे पहले जिंदगी के सबसे पहले टीवी इंटरव्यू में क्या बताया था, जरा चंद सेकंड का क्लिप सुन ले आप। ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई वेपन उठाकर ले जाए और जाकर इसको जो मर्जी कोई चला ले। ये वेपन इस तरह से नहीं चल सकते। इनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है और ये बनाते वक्त हम इसका खास ख्याल रखते हैं। मैं आपको वेपन यहाँ पे सड़क पे रख देता हूँ, आप 10 महीने पर रखें उसको और मैं ये गारंटी करता हूँ कि उसे ना कोई चला सकता है और ना उसको इस्तेमाल कर सकता है और ना उससे कोई डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर हम मिसाइल्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज या न्यूक्लियर वेपन जैसी मुश्किल चीज बना सकते हैं तो हम उनकी हिफाजत करना भी खूब जानते हैं। तो जो फरीद ज़करिया साहब 2016 में बात कर रहे हैं, इसका जवाब 2004 में भी डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब दे चुके हैं, लेकिन आज फिर हमने उनको तकलीफ दे दी।
डॉक्टर साहब, ये आप कई साल से ये सुन रहे हैं, ये अब जो हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, छोटे जो हथियार हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इससे जो बैलेंस ऑफ पावर हमारा डिसरप्ट हुआ था ना इंडिया में के साथ, वो अब रिस्टोर हो गया है। इंडिया ने आज से 5 साल पहले एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अनाउंस की थी, जिसके तहत उन्होंने तकरीबन 40 आर्मर्ड डिवीजन फौज नई जनरेट की थी और उनको वेस्ट की हेल्प से, वेस्टर्न वेपन से वेपनाइज भी किया था। और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान के ऊपर एक फोकस्ड किसी भी जगह पे कन्वेंशनल अटैक करके, टेरिटरी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेरिटरी कैप्चर करके, और पाकिस्तान को फिर प्रेशराइज किया जाए जो भी उनके डिज़ाइन है उसके मुताबिक। तो उस वक्त पाकिस्तान को इसकी बड़ी तशवीश हुई थी और पाकिस्तान ने अमेरिका से भी कहा था और दोस्तों से भी कहा था कि आप इंटरवेंशन करें, और हम क्योंकि इतनी फ़ौज आगे से मुकाबले में खड़ी नहीं कर सकते, ये वेपन्स रेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंडिया को मना करें कि ये काम मत करें, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है डॉक्ट्रिन। तो इसके जवाब में वो ये हुआ कि अमेरिका ने कहा कि हम जब तक इंटरवीन नहीं कर सकते जब तक दोनों साइड्स हमें इन्वाइट ना करें इंटरवेंशन के लिए। तो क्योंकि इंडिया नहीं कह रहा तो आप ही कह रहे हो, हम तो नहीं इंटरवीन कर सकते, इसका या आप उसका मसला है 2 न्यूक्लियर पावर्स का और आप खुद ही हल करें। तो फिर पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ये और आर्म फोर्सेस के जो स्ट्रेटिस्ट हैं उन्होंने मिल के ये हल ढूंढा कि हम टेक्टिकल वेपन्स बनाएं जो हमारी कैपेबिलिटी में है। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रंट लाइन है टेक्नोलॉजी का और बहुत कम मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्निकल वेपन्स इस साइज़ के न्यूक्लियर वॉरियर्स वाले होते हैं। तो ये फिर बन गए जब, तो अब उसके बाद वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन तो नलीफाई हो गया, 0-0 हो गया। अब वो ये शोर मचाया जा रहा है इंडियन लॉबीज़ के थ्रू अमेरिका और यूरोप में कि ये क्योंकि छोटे वेपन्स हैं तो लिहाजा चोरी हो सकते हैं, तो लिहाजा इसलिए सेफ नहीं है। तो ये इसके जवाब में मुझे ये कहना है कि देखें, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मटेरियल्स 90 की दिहाई से हैं। अब कम से कम 25-26 साल हो गए इस बात को। अब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आज तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर मटेरियल कभी 1 ग्राम भी कभी भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि वो मिसप्लेस हुआ। हमारा कोई न्यूक्लियर वेपन आज तक कभी दाएं बाएं नहीं गया, किसी थर्ड कंट्री में नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। और इसके बरअक्स जो बड़ी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका 200 यूरेनियम 233 सेवरल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की जो कैपेबिलिटी अमाउंट था उसका कई किलोग्राम, वो ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी से मिसप्लेस हुआ और आज तक नहीं मिला। उसके बरक्स हमारे सेफ्टी के बरक्स एक हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत बड़े अमेरिकन हवाई जहाज से गिरता है वेस्ट कोस्ट ऑफ स्पेन पे, अटलांटिक में, और ट्रेस नहीं होता। तो ये मिसहैप्स होते रहते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं रिएक्टर्स में भी। तो पाकिस्तान का एक अनब्लेमिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है C4SR2 वो लेटेस्ट है, क्योंकि हम यंगेस्ट न्यूक्लियर स्टेट हैं। हमने जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है उसमें सारे वेस्टर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स की बेस्ट जो थी सारी चीजें वो सारी डाली अपने सिस्टम में। हमारा बहुत इफेक्टिव सिस्टम है और इसका सबूत ये है इफेक्टिवनेस का कि ये मुल्क 10 साल से टेररिस्ट प्रेशर के अंडर है। हमारे GSQ अटैक हुए, एयरपोर्ट्स अटैक हुई, हम इस्लामाबाद के बाउंड्रीज अटैक हुई, हर तरह का हमने प्रेशर देखा है, एयर बेसिस अटैक हुए, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी जगह पे हमारा कोई न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मिसप्लेस नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है। जी ठीक है। अच्छा जनरल करीम साहब, ये क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या ये सियासी दबाव है कि अमेरिका के जो बहुत से बड़े बड़े अखबारात हैं और टीवी चैनल्स हैं उनमें एक सीरीज शुरू होती है कुछ अरसे के बाद और उसका एक ही उनका मौक़िफ़ होता है कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा गैर महफूज है, तो ये क्या जेन्युइन थ्रेट है या ये कोई सियासी एजेंडा है? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, दुनिया बड़ी वाइज है और सबको ये पता है कि ये अल्लाह के करम से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये सेफेस्ट है, सेफर दैन इंडिया, और ये वेस्ट भी मानता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा सेफ्टी तो है लेकिन यहाँ थ्रेट इंडिया से ज्यादा है। उनका एक व्यू पॉइंट ये है। नंबर 2 वो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के सिंपथाइजर हैं यहाँ, और तीसरा वो ये कहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी तो इंतहा पसंद आ जाएंगे तो हुकूमत। ये सारी बेसलेस बातें हैं। बात यह है कि मनमोहन सिंह साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड वंस कि हमारी सलामती को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो माओइस्ट और नक्सलाइट से। सो दैट मीन्स कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा और जो
वहां इंटरनल प्रॉब्लम है जितना सीरियस है वो यहाँ नहीं है। नंबर 2, ये बात कहना कि सिंपथाइजर्स हैं, ये एब्सोल्युटली बेस है। पाकिस्तानी कौम एक बावकार कौम है और उनको अपने मफादात का पता है। आप देखिए यहाँ कौन सा बंदा है जो सिंपथाइजर होगा कि हमारे न्यूक्लियर के ऊपर को कब्जा करे। और तीसरा ये कि ये आपकी खाम ख्याली है कि हुकूमत हट जाएगी और इंतहा पसंद, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी नॉन स्टार्टर की बात है। यहाँ मैं एक बात ये कहूँ कि पाकिस्तान बेसिकली एक अमन पसंद मुल्क है। ऑनेस्टली ये हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं कि हम डिफेंस या न्यूक्लियर पे पैसे खर्च करें, लेकिन किसने स्टार्ट किया? इंडिया ने स्टार्ट किया 1974 के अंदर, फिर 1998 के अंदर किया, तो पाकिस्तान मजबूर हुआ। ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी, इसके मुताबिक तो उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर तो चलाएंगे, हम पहले इनको रहीम यार खान के इलाके में और सियालकोट के इलाके में इनकी नॉर्थ साउथ जो रेलवे रोड है और रोड नेटवर्क उसको तोड़ेंगे। तो इनकी ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन की ये एक डिफेंसिव रिस्पांस थी कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इवन न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर हमारे पास इस कन्वेंशनल वार की स्पेस है और उसमें चूंकि हम सुपीरियर हैं तो हम आगे जाएंगे। तो दैट इज द रीजन। बट ये एक प्रोपेगेंडा है। देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक कसूर था और वो उनका क्या हालत हुई कि उन्होंने न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट दिया। अभी नवाज शरीफ के 2 कसूर हैं, एक ये कि उन्होंने धमाका किया और नंबर 2 ये कि ये सीपैक चल रहा है, आप उसको भी आउट ऑफ साइट ना करें। देखिए हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत होता ये नहीं देखना चाहते। एंड दैट इज द रीजन कि न्यूक्लियर और आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑन टारगेट है। एक हुकूमत हो या दूसरी हो, एक बहाना बनाएंगे या दूसरा, तो कौम को अवेयर रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर शरीफ मुजाहिरी साहब, जो ये जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, इनके बारे में अमेरिका के अखबारात में ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि आप इसको बंद कर, यानी कि जितना बनाया है बस वहीं पे इसको खत्म कर दें, फ्रीज कर दें। क्या ये पॉसिबल है? हामिद, ये देखें, पहले तो जो जकरिया ने कहा है, अब ये बैकग्राउंड जकरिया का आपको पता है, ये एक इंडियन लॉबियस्ट है, बड़ी क्लियरली इनका बड़ा क्लोज लिंक है विद द इंडियन स्टेट। और जनरल क्यूम हुकूमतों की बात करें, ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, इट डज नॉट मैटर कौन हुकूमत है। तीसरी बात ये जो इसने देखिए, इसने सरासर गलत चीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारा प्रोग्राम नहीं है, हिंदुस्तान का है। खासकर जब हिंदुस्तान और अमेरिका का न्यूक्लियर डील हुआ है, उससे जो फिसाइल मटेरियल निकला है हिंदुस्तान के पावर जनरेट प्लांट से, वो सारा हिंदुस्तान वो अनसेफ गार्डेड है, वो अब हिंदुस्तान को मिल गया है टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अमेरिका और ममालिक हिंदुस्तान को सेफ गार्डेड फ्यूल देंगे। तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग उनका है, फिसाइल मटेरियल जो उनकी बढ़ती जा रही है, सबसे हाईएस्ट रेट हिंदुस्तान की बढ़ रही है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये टैक्टिकल वेपन्स हैं जो पाकिस्तान बैटलफील्ड में यूज करेगा, ये भी सरासर गलत है। अच्छा। जो नसर मिसाइल बना है, बिल्कुल सही डॉक्टर मुबारकमंद ने कहा कि कोल्ड स्टार्ट जब इन्होंने डॉक्ट्रिन दिया तो एक हमारे डिटरेंस में गैप आ गया, हमने उसको फिल करना था, हमने ये नसर मिसाइल बनाई है। ये हम पागल, और कई अमेरिकन कमेंटेटर्स ने जकरिया से पहले कहा जी पाकिस्तानी पागल हैं, अपने मुल्क में ही बैटलफील्ड पे इस्तेमाल करेंगे, ये सरासर गलत है, डिलिबरेट झूठ बोला जा रहा है। हमारी जो नसर टैक्टिकल मिसाइल है वो यूज होगी अगर इंडियन फॉरवर्ड पोजीशंस मूव करती है इंडियन साइड पे। अच्छा। तो हमें ऑप्शन मिल सकता है कि हम उसको अगेंस्ट इंडिया फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फोर्सेस को यूज करें ताकि कोल्ड स्टार्ट नाकाम हो। ये बैटलफील्ड वेपन नहीं है, ये टैक्टिकल है। टैक्टिकल का मतलब है कि आप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स नहीं करेंगे, आप शहरों को टारगेट नहीं करेंगे, आप उनकी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करेंगे, उनकी आर्म्ड फोर्सेस के उन हिस्सों को टारगेट कर सकते हैं जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट आप पे अटैक कर रही हो। इस पर फिर अमेरिका को क्या इतराज है? नहीं, इतराज ये है अमेरिका को हमारे न्यूक्लियर वेपन से इन जनरल इतराज है। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी ममालिक है जिसने हथियार बनाए, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिट्स अनकंफर्टेबली विद अमेरिका एंड द वेस्ट। सीधी सादी बात है, हमें ये एडमिट करना चाहिए। और ये कहना कि ये अब चोरी हो सकता है आसानी से, दिस इज नॉनसेंस। फिर से जनाब, एक अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया का बदतरीन सिस्टम है। 2010 में मेरा ख्याल में उनकी एक B-52 बॉम्बर उड़ा, 6 लाइव न्यूक्लियर वेपन्स उसमें थे। 2007 तो नहीं, उसके बाद हुआ था, 2007 था, मे बी 2007 था। और
ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स किसी को पता ही नहीं था एक किसने ये ऑर्डर किया, किधर वो जहाज गया। तो जितना पूरी दुनिया को इससे खतरा है, क्योंकि अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इतना कमजोर है और उसमें इतना डिसजॉइंटेड है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ डेलीगेटेड कमांड, नॉट सेंट्रलाइज जैसे हमारा है। तो सबसे ज्यादा खतरा तो उनके कमांड एंड कंट्रोल से है। और जो आपका सवाल पे मैं आती हूँ कि जी क्या हम इसको फ्रीज कर देंगे, हम इसको यूनिलैटरली फ्रीज कभी नहीं करेंगे। और एक बात, और डॉक्टर मुबारकमंद इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हमने एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट बड़ी की है, हमने मिनिएचराइजेशन अचीव कर लिया है। हिंदुस्तान ने अभी अपनी न्यूक्लियर लॉन्च मिसाइल सबमरीन से टेस्ट की है इंडियन ओशन में। हमें अब ये कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम भी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। हम अपनी सबमरीन्स के लिए मिसाइल्स अब बना सकते हैं, और अगर हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अचीव कर लें तो डिटरेंस हमारे खित्ते में स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जिस तरीके से भी आप देखें, नसर की डेवलपमेंट एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, और ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है ये हमने 10 दफा रद्द किया है, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जब फिसाइल मटेरियल पे जिनीवा पे डायलॉग शुरू होती है, अब देखें ना इसकी टाइमिंग, जून में गालबन फिर से एक प्लीनरी सेशन होने वाले है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का। पिछले कई सालों से हिंदुस्तान को अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान को उसकी मेंबरशिप मिल जाए। हमारे लिए ये बहुत खतरनाक होगा, लॉन्ग टर्म डैमेज हमें होगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को मेंबरशिप मिल जाती है तो फिर हमें हमेशा एक अनइवन लेवल पे रहना होगा, क्योंकि एनएसजी की डिसीजंस कंसेंसस से होती हैं, और अगर हिंदुस्तान उसका मेंबर बन गया तो फिर हमें कभी भी एक्सेस नहीं मिलेगा, ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, ना हमें, और हिंदुस्तान को बहुत सा एक्सेस मिल जाएगा जिससे वो अपने हथियार और ज्यादा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे जरा ये बताइए कि ये एक मैं देख रहा था न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है। अच्छा, ये जो पिछले दिनों एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हुआ था तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ। इसमें इसके मुताबिक ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मटेरियल की चोरी रोकने की कैटेगरी जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी और कंट्रोल सिस्टम में 2 पॉइंट ऐड हुए हैं पहले की निस्बत। इसी तरह जो पाकिस्तान का नंबर महफूज तरीन ममालिक में 23वां नंबर है, जबकि न्यूक्लियर असासों की ओवरऑल सिक्योरिटी में 22वां नंबर है। डोमेस्टिक कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटी में पाकिस्तान भारत से 3 पॉइंट्स ऊपर है, 19वें नंबर पे है पाकिस्तान। सैबोटाज रैंकिंग में भी पाकिस्तान जो है वो 25वें नंबर पे है, और भारत जो है वो न्यूक्लियर तनसीबात में तखरीबकारी की कैटेगरी में 42वें नंबर पे है, 42nd नंबर है उसका, हमारा ऊपर है। और पाकिस्तान जो है उसने न्यूक्लियर असासों की साइबर सिक्योरिटी बेहतर करने में 25 पॉइंट हासिल किए हैं, भारत का 0 पॉइंट है इसमें साइबर सिक्योरिटी में। इसके बावजूद प्रोपेगेंडा क्यों है हमारे खिलाफ? देखिए, ये मेरे पास है ये सारा ये सिक्योरिटी इंडेक्स जो है। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये बता दिया है, सारे इसके एस्पेक्ट्स बता दिए हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता दिए हैं, जहाँ से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले एंडोर्स की बात की थी, उसको ये एंडोर्स करता है कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है वो लेटेस्ट है और मोस्ट मॉडर्न है। उसमें सारी अच्छी जो चीज़ें हैं दुनिया के बारे सिस्टम्स के, बाकी सिस्टम के, वो बिल्ट इन हुई है। तो इसकी वजह से ये सारे अचीवमेंट्स हमारे आप देखते हैं, और हमारा एक कमिटमेंट है टूवर्ड्स द वॉर ऑन टेरर फॉर द लास्ट 10-12 साल से, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होती है चीज़। तो ये तो है अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया की जो वेस्टर्न प्रेस में जो आप सुनते हैं, आप ये मत भूलें कि देखें इंडिया के साथ जब सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई तो इंडिया एनपीटी का नॉन सिग्नेटरी था, उन्हें साइन नहीं किए हुए थे, पाकिस्तान ने भी नहीं किए हुए। पाकिस्तान को तो एक ट्रांजिस्टर खरीदना हो तो उस पर ये लगती है शर्त कि आप तो एटम बम में लगा लेंगे, तो इसको ट्रांजिस्टर नहीं देना। इंडिया को पूरी न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी दे दी गई बगैर एनपीटी साइन किए हुए। तो यहाँ से जो वेस्टर्न, और उसके बाद एनएसजी ग्रुप को भी कह दिया गया कि आप इंडिया को जो चाहिए दे दें। और जब ये सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी साइन, तो उस वक्त ये शर्त लगाई गई थी कि इंडिया इस वक्त मौजूदा अपने फिसाइल मटेरियल के स्टॉक सारी चेक करवाएगा, और उसके बाद जितना उसका प्लूटोनियम या और कोई फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस होता है सिविल न्यूक्लियर डील हासिल करने के बाद, वो अंडर कांस्टेंट मॉनिटरिंग रहेगा। मॉनिटरिंग का मतलब है कैमरे भी लगे होंगे 24 आवर डे, जो वीडियो बना रहे हैं मटेरियल्स के स्टॉक पाइल्स की, और उसकी एनुअल इंस्पेक्शन भी होगी, कैमरास की भी और मटेरियल्स की भी। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने वायलेट की हैं, और अमेरिका खामोश रहा है कई साल से। अब पाकिस्तान ने ये चीज़ बड़ी सीरियसली ये इसको रेस किया इस पॉइंट को।
तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अमेरिका ने अपने सिर्फ इकोनॉमिक गेन्स के लिए, क्योंकि इंडिया ने बड़ा बोस्ट किया कि हमारे पास $160 बिलियन के रिजर्व बिल्ड हो गए हैं, बगैर एनपीटी साइन करवाए हुए इंडिया से, बगैर इंस्पेक्शंस किए हुए, स्टॉक टेकिंग किए हुए इंडिया के साथ एक डील साइन कर ली ताकि उनके चीजें जो है एनएसजी ग्रुप के और अमेरिकन वो न्यूक्लियर चीजें बिक सके इंडिया के साथ। ठीक है। तो ये क्लियरली एक बायस है टुवर्ड्स इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो पहला और वाहिद और फर्स्ट और ओनली न्यूक्लियर कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड में, और इंडिया के साथ वो फेवर कर रहे हैं थ्रू आउट। तो हमें उनकी तरफ तो नहीं देखना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, इसी इशू के साथ इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम पता नहीं क्यों नहीं ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं इंटरनेशनली, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो नहीं है सिग्नेटरीज एनपीटी के, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जिन्होंने न्यूक्लियर डील साइन किए हैं हिंदुस्तान के साथ, वो सारे मेंबर्स हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, एनपीटी के। आर्टिकल 1 और 2 की कमिटमेंट्स उन्होंने खुद वायलेट किए, जो कि कहता है कि आप नॉन सिग्नेटरी स्टेट को कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अमेरिका ने खुद ये वायलेट किए नॉन। अच्छा, अब मैं मैंने वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, नाजिर जफर ने तैयार किया है। उसमें वो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया है ये वेस्टर्न मीडिया से और इंडियन मीडिया से ली गई है, और आपको ये बताएगी ये रिपोर्ट कि जो इंडिया में जो न्यूक्लियर मटीरियल है ये कितना अनसेफ है। शाम और इराक में सरगर्म दाइश की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों के हसूल की कोशिशों ने मगरिब में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दूसरी तरफ भारत में एटमी मवाद के गैर महफूज होने का इंकशाफ भी हुआ है। न्यूक्लियर चोरी के खदशात कभी अलकायदा से जुड़े थे और अब दाइश से। ऐसे ही खदशे का इजहार अमरीकी सदर ने हाल में होने वाले न्यूक्लियर सेफ्टी समिट में किया। We know that Al-Qaeda has long sought nuclear materials. Individuals involved in the attacks in Paris and Brussels videotaped a senior manager who works at a Belgian nuclear facility. ISIL has already used chemical weapons, including mustard gas, in Syria and Iraq. There is no doubt that if these madmen ever got their hands on a nuclear bomb or nuclear material, they most certainly would use it to kill as many innocent people as possible. गुज़श्ता बरसों में मशरकी यूरोप के अंडरवर्ल्ड में रेडियाई मटीरियल दाइश को फरोख्त करने की कोशिश के कई इंकशाफात हुए। बल्गारिया में हथियारों की ब्लैक में फरोख्त के लिए मंडियों की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ। बल्गारिया का ये शहरी बज़ाहिर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है, लेकिन रेडियाई हथियारों को बेचने और माजी में उसामा बिन लादेन से राब्ते का इतराफ भी कर चुका है। And they told me that Bin Laden will speak there, and they asked me for nuclear power station. 2016 के न्यूक्लियर थ्रेट इंडेक्स की रेटिंग में पाकिस्तान की न्यूक्लियाई हथियारों को महफूज बनाने की कारकर्दगी 2012 के मुकाबले में कहीं बेहतर है। भारत में 2010 में रेडियाई मटीरियल दिल्ली के एक कबाड़िए के पास मौजूद होने का इंकशाफ भी हुआ। Worryingly, there have been several reports of radioactive material finding its way into public space. In 2010, a scrap dealer in Delhi's Mayapuri area was found with a decommissioned cobalt unit belonging to the Delhi University. अमेरिका की हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की अप्रैल 2016 की रिपोर्ट में भी भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम को गैर महफूज करार दिया गया। जी, एक यहाँ पे मैं वक्फा लूंगा और वक्फे के बाद जनरल कयूम साहब से बात करूंगा। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। जनरल कयूम साहब, ये आपको हमने छोटी सी रिपोर्ट दिखाई, उसमें इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली में एक कबाड़िए के पास भी न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। दूसरी तरफ ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो ज्यादा सेफ है इंडिया की निस्बत, और इंडिया का मीडिया बता रहा है कि वहां पे कबाड़ियों के पास भी न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। तो आप ये नहीं समझते कि हमारा केस काफी मजबूत है, लेकिन शायद हम डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली अपना केस सही अंदाज में पेश नहीं कर रहे? देखिए, ये एक बात तो ये भी है कि हमें जोरदार तरीके से पेश करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सुनने वाले हैं, जिनको हम सुनाना चाहते हैं, आगे वो रिसेप्टिव भी हों तो वो बात समझेंगे जी, और उनको पता है, बात तो उनको पता है, वो इसको समझना नहीं चाहते। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर साहब, मैं शायद बात कर नहीं सका, ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रियासत का ही, ऑफ कोर्स किसी एक हुकूमत का नहीं, सबका ये कौमी सतह पे। दूसरा, जो उन्होंने बड़ी आम बात की कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के यूज का, वो ऑपरेशनल इंटरडिक्शन के लिए जब इनकी कंसंट्रेशन हो के हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो वहां इनको करना चाहते हैं, ये हम अपने इलाके के अंदर बिल्कुल नहीं कर रहे। तीसरी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया का जो रिकॉर्ड है ना, उसमें जो 5 सबसे बड़ी ब्रीचेज हुई हैं, वो एक चेरनोबिल की हुई है,
और एक ये जापानीज फ्यूकुशिमा का है जिसके बहुत बड़े नुकसान। इवन इन 1966 में पढ़ रहा था कि 20 नेचुरल यूरेनियम रॉड्स वर स्टोलन इन इंग्लैंड। जर्मनी के अंदर भी इस तरह के वाकयात हुए। तो देयरफॉर द पॉइंट इज, हमारी रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसने कहा कि साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। हम तो जो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का भी हम उनको कहते हैं कि इसको भी आप सिर्फ फिसाइल मटेरियल तक करें और पूरी डिस्ट्रॉय कर दें वेपन्स को सारों को। हमारी तो ये मिसाइल की रेस भी इधर हमने अपने डिफेंस के लिए की, चूंकि इंडिया ने शुरू की, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ऑल दी मोर रीजन जो आपका क्वेश्चन है कि हमें इफेक्टिव लॉबिंग भी करनी चाहिए, डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए, लेकिन हम किसी तरीके से दुनिया पे वाजे करना चाहिए कि हम अपनी सलामती के ऊपर हरफ नहीं आने देना चाहते, और ये हमारी डिफेंसिव नीड्स हैं। हमारा कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है। हम सारे नेबर्स के साथ और रीजन के अंदर अमन चाहते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे आप ये ना कहें कि हमारे पास तो ये 5000 वेपन रहेंगे और इंडिया को तो आपने पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए ऐसे वेवर दे दिए जिसके अंदर वो एनरिच यूरेनियम इकट्ठा करके वेपन ग्रेड का बना सकते हैं, और हमें ये कर रहे हैं। तो हमारे साइंटिस्ट भी सेकंड टू नन है दुनिया में, डॉक्टर साहब जैसे लोग और डॉक्टर एक्यू खान साहब जैसे, और एक बहुत बड़ी अल्लाह के करम से फ्लीट है और बड़ा है। तो हम समझते हैं वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद द एंटायर वर्ल्ड। वी डोंट वांट न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड, बट वी वांट जस्टिस। वी डोंट वांट कि आप पिन पॉइंट करके एक मुल्क को उसका निशाना बनाएं। सो वी वांट जस्टिस। लेकिन डॉक्टर शीरीन मुज़हरी साहबा, जस्टिस हमें किस तरह मिलेगा? नहीं, देखिए, जस्टिस, वी डोंट वांट जस्टिस। जस्टिस तो इस दुनिया में होती नहीं। हमारा न्यूक्लियर, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैंने तो शुरू दिन से कहा था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करना चाहिए और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की थ्रेट जो है हिंदुस्तान से खासकर, लेकिन ये हमें जरूरत है इसकी। हम कन्वेंशनली अपनी डिफेंस नहीं पूरी तरह कर सकते, तो इस वास्ते, और ये हमारी कैपेबिलिटी, हमें इसके लिए अपॉलोजेटिक और डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। और आप अभी सिक्योरिटी की बात सब कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी बनाया है, और पहली दफा मार्च इस साल IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने सेमिनार कराया वियना के बाहर न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे, इस्लामाबाद में, इस सेंटर में। ये एक रिकग्निशन है, लेकिन यहाँ कोई उस पर खास बात नहीं की गई। हमारी डिप्लोमेसी इस पे बहुत लोकी है। हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हवाले से भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान को क्यों नहीं आना चाहिए। हमने जब उनको वेवर मिल रहे थे NSG से, उस वक्त भी हमने कुछ खास बात नहीं की। उससे भी एक बहुत अफसोसनाक वाकया ये था कि जब हिंदुस्तान के लिए ये जब डील होगी US के साथ, तो सेफगार्ड्स की एग्रीमेंट एक होनी थी IAEA की और हिंदुस्तान की, जो उनके सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स है। हमारे तो शुरू दिन से सेफगार्डेड है, ये भी बात हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए। तो जब वो सेफगार्ड्स हो रहे थे, तो एक नॉर्मल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट है नॉन NPT मेंबर स्टेट्स की, जो हम साइन करते हैं। हमने हर चश्मा प्लांट के लिए किए हैं, कानूप के लिए भी किए हैं। हिंदुस्तान ने कहा नहीं, हमें स्पेशल सेफगार्ड्स चाहिए। हमारे जो लेट एम्बेसडर थे शहबाज साहब, उनको डायरेक्शन मिली और सही मिली कि वो सारे IAEA के बोर्ड के मेंबर्स को खत लिखें कि हम इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, इनको भी वही एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए। लिहाजा वो खत चला गया। 2 दिन बाद उन्हीं एम्बेसडर से हमारी हुकूमत एक खत लिखवाती है कि नहीं, वी विड्रॉ दैट लेटर और हम सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशल सेफगार्ड्स फॉर इंडिया। जो मेरी तहकीकात थोड़ी बहुत हुई कि ये हुसैन हक्कानी साहब एम्बेसडर थे वाशिंगटन में, उन्होंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट साहब से ये प्रेशर डलवा के ये खत फिर उन्हीं से लिखवाया, और ये खत हमने पब्लिक भी किया था क्योंकि समबडी लीक वो दोनों लेटर्स। और उसकी क्या हुआ कि IAEA के साथ हिंदुस्तान ने सेफगार्ड एग्रीमेंट जो साइन किए वो यूनिक है। उसमें एग्जिट क्लॉज है जो और किसी सेफगार्ड एग्रीमेंट में नहीं है, कि हिंदुस्तान जब चाहे फॉर वेरियस रीजंस नोटिस देके सेफगार्ड से निकल सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो डॉक्टर साहब बार बार न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जिक्र कर रही हैं कि इसमें इंडिया को भी लाने की कोशिश हो रही है, तो अगर इंडिया आ जाता है तो उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान है? नहीं, इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में किस तरह से आ सकता है? इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो बना रहा है,
अगर वो इस काबिल होती कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट कर रही होती, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स भी, तो इंडिया को क्या जरूरत थी अमेरिका से पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की। ठीक है। तो इंडिया की जो अपनी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की या रिएक्टर फ्यूल बनाने की या एनरिच यूरेनियम या प्लूटोनियम बनाने की, वो कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो एनएसजी का मेंबर बन सके। जितने न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं सेफ्टी के और ड्यूरेबिलिटी। आप टेक्निकली तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली तो एफर्ट्स हो रही है ना उसको लाने की। नहीं तो वो बन जाएगा तो उसमें उसकी तो मुझे मेरा ख्याल है डॉक्टर मजारी साहब ज्यादा बता सकते हैं ये बताएंगे इसके रिपरकशंस क्या होंगी। इस पे बहुत सीरियस रिपरकशंस होगी क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में बहुत से ममालिक हैं जो कि ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग जो है ना वो यूनानिमिटी पे होती है, कंसेंसस से। तो अगर हिंदुस्तान बन जाता है तो कभी पाकिस्तान अगर वेवर चाहे या मेंबरशिप चाहे, हिंदुस्तान एक मुल्क भी है जो वोट अगेंस्ट कर सकता है, वीटो कर सकता है। तो इससे लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हमारे पे बहुत होंगी और अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है। हम उम्मीद रख के बैठेंगे क्योंकि चाइना एनएसजी का मेंबर है तो वो हिंदुस्तान को मेंबरशिप नहीं देने देगा, या वो कहेगा कि अगर आप हिंदुस्तान को दे रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को भी दें, क्योंकि हमारी पोजीशन रही है कि आप कंट्री स्पेसिफिक एक्सेप्शंस ना करें, आप क्राइटेरिया बेस्ड करें। लेकिन सिर्फ चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं कि सिर्फ हम चाइना पे डिपेंड करें, हम अपनी डिप्लोमेसी नहीं पूरी तरह कर रहे जैसे हमने एनएसजी वेवर के वक्त नहीं की थी। चले, अगर इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है जैसे पाकिस्तान भी नहीं है, तो ये बड़ा वैलिड कंसर्न है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर उसकी एंट्री को हमें टूथ एंड नेल रेजिस्ट करना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद एक टेक्निकल सी बात है, वो मैं डॉक्टर सबर मुबारकमंद से पूछूंगा इस अंदाज में कि आपको भी समझ आ जाए। वेलकम बैक जी डॉक्टर सबर मुबारकमंद साहब। सवाल मेरा ये है कि अजम्पशन पे मबनी सवाल है, मफरूजे पे मबनी सवाल है। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, प्रोपेगेंडा 12-13 साल से हो रहा है कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स चोरी हो जाएंगे। आप 12-13 साल से कह रहे हैं नहीं होंगे। लेकिन चलें, अब ये जो फरीद ज़करिया साहब हैं, फर्ज करें ये आपकी बात सुन रहे हैं और वो कहते हैं जी कि फर्ज करें कि पाकिस्तान के 2 न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो चोरी करके ट्रक में रख के यहाँ से तो हम भाग गए, ठीक है जी, और किसी ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां से जो है उसको अब हमने इस्तेमाल करना है। तो ये पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं फर्ज करें चोरी हो गया है तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए चोरी ये तो पहली बात तो फर्ज करना भी बड़ी गलत बात है। बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है और उसके नोइंग किस तरह वो स्टोर्ड हैं और कितने उनके आगे फायर बॉल्स हैं वो हमें पता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर एक वेपन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर वो एक वेपन दुश्मनों के हाथ में आ जाए खुदा न खास्ता, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो वेपन हम जब भी रखते हैं तो उसमें फिसाइल मटेरियल नहीं होता। ठीक है। वेपन अगर एक मिसाइल है तो उसकी रॉकेट मोटर होगी कहीं पे, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पे और होगी, उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो वॉर हेड के अंदर कोर है वो कहीं और स्टोर्ड होगा। तो वेपन सिर्फ उस हालत में आपको इंटीग्रेटेड वन वेपन मिलेगा जब जंग के साए हमारे सर पर मंडला रहे हों और 11th आवर पे पहुंच गई हो खतरा, थ्रेट पहुंच गया हो जंग का, उस वक्त वो वेपन असेंबल होके इस शेप में आते हैं कि वो यूजेबल। और ये बात दुरुस्त है कि हर वेपन के अंदर कोई कोड सिस्टम भी होता है। और फिर जितनी आपके मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं और भी हमारे, ये सब के सब में बड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स लगे हुए हैं, सीक्रेट कोड्स लगे हुए हैं जो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी से रिलीज होते हैं इस्तेमाल से फौरन पहले। और वो कोड्स जो हैं वो उनमें वेपन्स में बिल्ट इन ऐसे होते हैं कि वो आप वेपन चला नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, वेपन चला, अगर आप मिसाइल को फायर तो कर देंगे लेकिन वेपन जो है वो आपका डेटोनेट नहीं होगा। तो इसलिए वो चीज एक इफेक्टिव नहीं है, वो वेपन किसी काम का नहीं है, कोई उठाकर ले जाए तो उसके काम का भी नहीं। तो ये जिस तरह पाकिस्तान में नहीं, यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप में कुछ मुल्कों में कुछ लोग जो हैं वो लिए फिर रहे हैं
ये ब्रीफ केस बम है जी, ये फलां बम है जी, ये फलां बम है, तो बेच भी दें, को खरीद भी ले तो चलेगा नहीं उससे। वो किसके लिए खरीद लेके फिरते हैं? वो हमारे जैसे ममालिक कोई और ऐसे जरा ममालिक जो 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 हम तो खैर अब एडवांस स्टेट हो गए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शौक रखते हैं ऐसे वेपन्स का, या आजकल टेररिज्म वाले स्टेट्स जो हैं तो टेररिस्ट अक्वायर करना चाहते हैं ऐसे वेपन्स, तो वो उनको आके धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंदर बाद में पता लगेगा कि वो एक एक्सप्लोसिव ही होगा, 1 किलोग्राम और कुछ नहीं उसमें होगा। तो इस तरह के वेपन्स नहीं कहीं पे कोई लेके, और ना इस साइज में कोई वेपन्स बनते और बिकते हैं और चलने के काबिल होते हैं। आप ये याद रखें कि ये जो हमने नसर बनाई है, इसका जो वॉर हेड है वो इतना मिनिएचराइज्ड है कि आप समझ लें आपने 1 मिलीमीटर मोटी रेस्ट वॉच बना दी। ठीक है, तो ये फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी है। इस वक्त इस साइज का वेपन किसी वेस्टर्न कंट्री ने भी नहीं टैक्टिकल वेपन बनाया। तो ये एक महारत है और कमाल है पाकिस्तानी साइंटिस्ट का, और मैं समझता हूँ ये हमारे लोग अनबीटेबल हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि फुली चार्ज्ड वेपन एटॉमिक तो देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन जो डर होता है, जो वेस्ट वाले भी कहते हैं, वो कहते हैं कि नॉट द बॉडी बट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम लेके तो डर्टी बम्स बनाए जा सकते हैं, और उसमें नॉर्मल एक्सप्लोसिव मिला के आप अगर उसे इनिशिएट तो डर्टी बम एक थ्रेट है, वो कहते लेकिन हैं वो छोटा वो जो न्यूक्लियर वेपन चोरी नहीं हो सकता। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो वेपन्स ऑफ मास मतलब डिस्पर्सल या वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह के मिनिमम डिटरेंस से फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के ऊपर अभी हमारी कैपेबिलिटी है, और ये इसके ऊपर हम कोई अपॉलोजेटिक नहीं है, ये हमारी डिफेंस नीड है, बट हम हाकिश नहीं होना चाहते बैनुल-अक़वामी सतह पे। हमें देखें, एक न्यूक्लियर वेपन जो है ना, एक वो होता है वॉरहेड, एक होता है डिलीवरी सिस्टम। ये कोई शोल्डर पे उठा के आप नहीं फिर सकते। मिसाइल इज नॉट समथिंग कि आप चोरी कर लो, छुप के ले जाओ। इट इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड ये नोशन। सो ये तो खत्म होगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक पॉइंट रह गया था फरीद ज़करिया के, जी पाकिस्तान जिहादिस्ट सेंटर है ये वो। देखें, ये वक्त आ गया कि ये भी झूठ एक्सपोज होना चाहिए। पाकिस्तान से 9/11 का कोई बॉम्बर नहीं था। उसके बाद अगर आप देखें, अब जो यूरोप में हो रहा है, पेरिस में हो रहा है या ब्रसल्स में हो रहा है, जिहादिस्ट सेंटर तो यूरोप में मूव कर गए हैं भाई। फ्रॉम द डिसएनफ्रेंचाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम पॉपुलेशंस जो यूरोप की हैं, मसला तो यूरोप का अपना है। उनको अपनी, अमेरिका को अगर फिक्र है जिहादियों की, तो वो यूरोप से जाके अपने कंसर्न्स करें, क्योंकि आप देख लें दुनिया में किस तरह हो रहा है। हम तो ज़रबे कर रहे हैं जो हमारे दहशतगर्द हैं इधर, लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम है इनका, वो तो या आईसिस है जो कि मिडल ईस्ट में, या फिर यूरोप में अब सेंटर्स खुल गए हैं। तो फरीद ज़करिया को चाहिए कि अगर इतना कंसर्न है उसको, तो फिर यूरोप की बात करें। जी, फरीद ज़करिया को मेरा भी एक मैसेज यही है कि अगर अपनी नौकरी पक्की करनी है तो और बड़े तरीके हैं, हमें बदनाम करके ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है, इसका कंटेंट जो है वो फरीद ज़करिया साहब तक पहुंच जाएगा, और इसका हम भी खुसूसी तौर पे इंतजाम करेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ये पूरे का पूरा प्रोग्राम फरीद ज़करिया साहब तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।